Hello guys, welcome back to Guided Path. Here we are going to discuss each and everything about the polity. ठीक है, अभी अभी के लिए सिर्फ पॉलिटी। जो फ्री कोर्स की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे ही आएगा, जो कि एमसीक्यू थे। एमसीक्यू वाले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्री कोर्स आएगा वीडियोज़ में। ठीक है, सो फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बात करूँ पहले लेक्चर के बारे में, बहुत कन्फ्यूज़ था मैं कि कौन सा निकालें हम। पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव निकालें या फिर हम बात करें या फिर पहले फंडामेंटल राइट्स। तो आई प्रेफर गोइंग विद फंडामेंटल राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। किसी भी पेपर में इसके चांसेस होते हैं, अगर पॉलिटी उसका सब्जेक्ट है तो 100% श्योर फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आना है। सो दिस इज़ द क्लास इन विच यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय माई सेल्फ राज गुप्ता। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल what you need to know about this session. Okay, what you all need to about this session. Now let us start with the discussion. Okay, part 3 of the Indian Constitution. Before starting anything about this, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि प्लीज़ इस वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x पे देखना। इट विल हेल्प यू टू फिनिश दिस वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। हालांकि वीडियो बड़ी होगी, आई नो बहुत बड़ी होने वाली है वीडियो। पार्ट 3 बहुत छोटा नहीं है। इसमें हम बात करें तो कितने आर्टिकल्स हैं, 12 to 35 आर्टिकल्स हैं। पूरा एक पार्ट कवर करेंगे एक ही वीडियो में, अगर पॉसिबल हो पाया तो। अदरवाइज छोटे छोटे पार्ट करके डाल देंगे, जैसा फिजिबल होगा वैसे डाल देंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा होगा ये चैप्टर है। प्लीज़ बोर मत हो जाना। जहाँ भी बोर हो गए आई विल ट्राई टू क्रैक अ जोक इन बिटवीन इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हम बात करें तो ये किस चीज़ पे बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है ये। ठीक है, सारी चीज़ें हम बात करें एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। और ये जो मैं बता दूं लेवल जो होगा, इसका जो लेवल होने वाला है इस वीडियो का वो होने वाला है, हम बात करें CDS, FCAT, CAPF एंड CSC के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं इफ़ दे वांट। कुछ चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाएंगी, फिर इनको मज़ा नहीं आएगा इन 3 सेक्शन को। ठीक है, तो मैं इसलिए CSC का थोड़ा सा कम लेके चलूँगा। अदरवाइज़ डिफेंस वाले सारे ले सकते हैं इसे, SSC वाले सारे ले सकते हैं इसे, जो भी देखना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ इट। 1791 US amended constitution and inserted amendment 1 to 10 and each amendment all these amendments constitutes one fundamental rights. ठीक है, तो व्हाट इज़ द राइट? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि वो होता क्या है राइट। सो राइट इज़ अ क्लेम ड्यू पर्सन विच इज़ फेयर जस्ट एंड रीजनेबल ऑल्सो डिमांड और सपोर्टेड बाय मोरल और एथिकल प्रिंसिपल। ऐसा नहीं आप कुछ भी डिमांड कर रहे हो स्टेट से। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ राइट, दैट व्हाट इज़ राइट। There are so many types of right are there: legal rights, moral rights, civil rights, political rights, social rights, economic right, natural right and human right. अब अगर मैं CSC को लेके चलूँ, UPSC के सबसे टफेस्ट पेपर को, तो यहाँ पे मुझे सबकी डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी। बट आई एम नॉट गोइंग दैट डीप। मैंने पहले ही बोला कि मैं सबको मतलब एक नॉर्मल लेवल लेके चल रहा हूँ। जिसको ज़्यादा पढ़ना है PDF देख लेना, एंड आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में गाइडेड पाथ का एक खुद का हमने बना दिया है आफ्टर सो लॉन्ग। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स विच आर बेसिकली कंसिडर टू बी एसेंशियल फॉर अ मैन टू लीड अ डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, कलर चेंज करते रहेंगे बोरियत को दूर करने के लिए इफ़ पॉसिबल। ठीक है, सिविल राइट्स, व्हाट आर सिविल राइट्स? टू हैव सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी, सो दे आर कंसिडर टू बी एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू रियलाइज इज फुल पोटेंशियल। ठीक है, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्सन एंजॉय करता है, ना कि मतलब अपने खुद के इंडिविजुअली, वो किसी और से डिमांड नहीं कर सकता ये चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्री स्पीच, रिलीजन, इक्वालिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट यहाँ पे राइट नहीं होगा, यहाँ पे राइट होगा, मतलब टाइपिंग एरर। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, सोशल राइट्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल राइट बेसिकली वही राइट टू वोट वगैरह, कंटेस्ट इलेक्शन वगैरह, तो दीज आर पॉलिटिकल राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए सारे सोशल राइट्स क्या होते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, यू विल अंडरस्टैंड इट बाय योर सेल्फ। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो किस लीगल राइट्स का हमने क्लासीफाई कर रखा है। 1 सेकेंड, लीगल राइट्स को हमने क्लासीफाई कर रखा है देखा जाए तो। ठीक है, एंड लीगल राइट्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लासिफिकेशन करके दिखा पाया तो कर देता हूँ मैं आपको। लीगल राइट्स 2 तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, विच आर नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप कह लो स्टैट्यूटरी।
विच आर फाउंड बाय द लॉज, स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक फंडामेंटल राइट्स, एक अदर देन फंडामेंटल राइट्स, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स में और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स के बाहर हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें बताते हैं कि वो राइट्स बेसिकली विच आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल विच आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर स्टैट्यूटरी राइट्स विच आर फाउंड बाय पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग लॉज एंड समथिंग लाइक दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स हैं जो पार्ट 3 पूरा का पूरा है। और अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 325, 326 बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, ऑल आवर राइट्स बट नॉट आर इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो बहुत तरीके के और राइट्स हैं हमारे। यू कैन अगेन रेफर टू द PDF, कंप्लीट PDF विच आर देयर इन द टेलीग्राम बेसिकली चैनल। ठीक है, सो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लीगल राइट्स दो तरीके से डिवाइड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे राइट्स होंगे जो आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी इनके अलावा जितने भी आपके पास राइट्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ ऑन अनअकैडमी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की वहाँ पे पूरा डिटेल में है, बिकॉज वहाँ पे CSE के लिए हम पढ़ा रहे थे। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके ब्रीच होते हैं, इफ़ दे आर वायलेटेड बाय द स्टेट और एनीवन, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जाने के आपके पास राइट है अंडर आर्टिकल 332 एंड हाई कोर्ट 226। रिट इशू हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो अगर आपके ब्रीच होते हैं फंडामेंटल राइट तो आप डायरेक्टली जा सकते हो पिटीशन डाल करके, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे। बट लीगल राइट्स का ऐसा कुछ नहीं है। अदर लीगल राइट्स जो हैं आपके, उसके लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, बट ये है कि आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट जा सकते हो, बट यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। तो याद रखनी है ये चीज़, क्या, फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, बट अदर लीगल राइट्स में यू कैन ओनली गो टू हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि जो रिट, फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट कैसे बताते हैं हमारे, रिट ज्यूरिसडिक्शन से। ठीक है, आप इसको रिवीजन क्लास समझ लेना, कहीं आप सोचो कि सारी चीज़ें जीरो से होंगी तो सॉरी, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं NCERT में, तो यू कैन रेफर माई NCERT वीडियो फॉर द फर्दर रेफरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो देखो, हाई कोर्ट यहाँ पे भी है फंडामेंटल राइट्स के केस में, और हाई कोर्ट यहाँ पे अदर लीगल राइट के केस में भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, दैट कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, बड़ा है देन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हाई कोर्ट का जो रिट पावर है वो क्या है, ज़्यादा है देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ से डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। नाउ व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट, दीज आर दोज राइट विच आर एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू अटेन हिज फुलेस्ट फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल स्टेचर, एंड बेसिकली दिस आर द फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमें किसी अगेंस्ट किसके मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ स्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है दैट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी, सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टेट। ठीक है, बेसिकली तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो हमें सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट बचाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमें स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट बचाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से कैसे हैं। ठीक है, ऑल तो मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, बट अगर नहीं बता पाता हूँ किसी भी कारणवश, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। ठीक है, नाउ मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट, व्हाट इज़ अ स्टेट। नाउ हमें ये पता करना चाहिए कि टर्म क्या, स्टेट की डेफिनेशन आती है, बहुत जगह आती है, बेसिकली ज़्यादातर CSE में आती है, बट हु नोज़ कि CAPF में कब आ जाए, हु नोज़ कि CDS में कब आ जाए, एंड हु नोज़ FCAT में कब आ जाए, हु नोज़ दिस, किसी को नहीं पता। FCAT में तो कोई चांस ही नहीं है स्टेट की डेफिनेशन आने का, CDS और CAPF में आ सकता है, बिकॉज दीज बोथ आर कंडक्टेड बाय UPSC इटसेल्फ। ठीक है, नाउ टर्म स्टेट में चार चीज़ें बहुत कॉमन है, और चारों चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो
हमेशा सुखी रहोगे। अगर ये 4 चीज़ें पढ़ ली तो हमेशा सुखी रहोगे। मैंने ऐसा क्यों बोला कि 4 चीज़ें हमेशा स्टेट के कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, देखो मैं लाइन से समझाऊंगा कि कोई भी अगर स्टेट होगी तो उसकी एक टेरिटरी होगी। अगर कोई स्टेट है तो उसकी टेरिटरी होगी ही होगी। अगर उसकी टेरिटरी है तो टेरिटरी में क्या होगी, पॉपुलेशन होगी ही होगी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे ही होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, तो उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो होगी वो क्या होगी, सॉवरेन होगी। सॉवरेन का अगर मैं सीधा शब्दों में समझाना चाहूँ तो क्या होता है ये, हम बात करें तो सुप्रीम इंटरनली एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली। क्लियर हो गया कि सॉवरेनिटी मतलब होता है कि सुप्रीम है वो। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, अगर हम बेसिकली सिर्फ इंडिया की बात करें तो जो भी ये डायग्राम के लिए माफ़ करना भाई, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोई नहीं है। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, इफ़ आई टॉक अबाउट होल वर्ल्ड, तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नली प्रेशर नहीं लगा सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप ये ट्रीटी ज्वाइन करो या आप ये ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ भी करो, यहाँ पे कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता। दैट इज़ नोन एज सॉवरेनिटी, ठीक है। तो स्टेट के लिए समझ में आ गया, टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सो इंडिया इज़ अ स्टेट, येस इंडिया इज़ अ स्टेट बिकॉज हमारी एक टेरिटरी है, हमारी एक पॉपुलेशन है, हमारी एक गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन है। यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए, ये मैं समझाने में अगर सफल रहा तो प्लीज़ समझाऊंगा आपको, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे समझा देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा, नीचे स्पेस कम है, ठीक है। दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट एंड ए नेशन। बहुत ही प्रो लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ये, बट स्टिल समझ में आना चाहिए। नेशन एंड स्टेट, ठीक है। एवरी स्टेट इज़ अ नेशन और नॉट, नो। एवरी नेशन इज़ अ स्टेट, नो अगेन, ठीक है। दोनों का आंसर क्या है, नो है। क्यों है अभी बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है, स्टेट और नेशन में फ़र्क है। नेशन सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है। देयर इज़ नो गारंटी कि वहाँ पे क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। देयर इज़ नो गारंटी वहाँ पे टेरिटरी होगी, ठीक है। देयर इज़ नो गारंटी जो गवर्नमेंट होगी वो सॉवरेन होगी। बट वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी एक क्या होती है, कॉमन आइडियोलॉजी होती है। दैट इज़ नोन एज नेशन ओनली, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नेशन समझ में आ गया। स्टेट में क्या होता है, चारों कंपोनेंट जो होते हैं मैंने आपको बताया, तो दिस इज़ द डिफरेंस। अब स्टेट, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी सिमिलर आइडियोलॉजीज़ हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ स्टेट विद मैनी नेशन। इंडिया एक स्टेट तो है लेकिन इसमें बहुत सारे नेशन हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया की। सो दैट इज़ वाई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से स्टेट और नेशन कॉन्सेप्ट। जाना नहीं चाहता उस डिटेल में, बट अगेन नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ओके। नाउ गिवन टू इंडिविजुअल बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन टू एन्जॉय। फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिलते हैं, सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को भी। सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, 15, 16, 19, 29 एंड 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 हम बात करें तो 19 इज़ अबाउट, अगेन आप किसी की लाइफ नहीं छीन सकते, तो ये क्या है, 15, 16, 19, सॉरी लाइफ का नहीं है ये, लाइफ का 21 है, ये है स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये हमने सिर्फ सिटीजन्स को दे रखा है, बाहर का कोई भी बंदा आके हमें कुछ नहीं कह सकता। 16 इज़ अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली कि हम इसे सिर्फ स्टेट के बंदों को दे सकते हैं। दिस इज़ अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। अगर हम किसी और को डिस्क्रिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दीज आर 5 फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, याद रखना। और प्लीज़ मेरे को 1.25x पे देखना, ऑल तो मैं तेज़ बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी फास्ट, बट अगेन अगर आपको धीरे लग रहा है तो उसको तेज़ कर लेना, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दे आर एनफोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट हाउएवर अंडर राइट टू अनटच एबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, कोमा आएगा, विच इज़ मिसिंग, दिस इज़ अ टाइपिंग एरर, ओके, विच इज़ मिसिंग। एंड राइट टू बात करें हम, रेपुटेशन आर एनफोर्सिबल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। मैंने बताया था कि कुछ राइट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं दोनों के अगेंस्ट होते हैं। यहाँ पे अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल लिखा है, तो कुछ राइट्स हैं जो हर किसी के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन हम बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन,
ये हम सबके अगेंस्ट लगा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ड्यूटीज ऑफ द स्टेट एंड शैल बी रिस्पेक्टेड बाय द स्टेट, देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन पाथ ऑफ द स्टेट, लीगल रेदर यू कैन से ऑल्सो नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, कि स्टेट को ये फुलफिल करने ही पड़ेंगे, अनलाइक DPSPs। आई एम नॉट गोइंग इनटू DPSP डिस्कशन, ये अलग से होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समटाइम दे क्रिएट नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर इन नेचर of the restraining the state from performing certain functions that may violate the fundamental right of individual. Most of the fundamental rights are negative in language because they are putting negative obligation that state cannot do this, state cannot discriminate, state cannot do this। तो हर जगह वहाँ पे state cannot है, which means negative ही हैं ये टर्म में, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता दी थी आपको। therefore rights are also restricted, राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जब हम राइट्स दे रहे थे तो वहाँ पे एक डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ था, एक डिस्कशन चल रहा था कि ये राइट्स जो हम दे रहे हैं ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगा रहा है स्टेट पे, तो कुछ तो इसका उपाय होना चाहिए। तो वहाँ पे उपाय ये निकला कि हमने हर आर्टिकल के बाद कुछ ग्राउंड्स रखे, और उन ग्राउंड्स पे हमने क्या बोला कि इन ग्राउंड्स पे स्टेट कैन टेक अवे दोज राइट्स, अब हमने क्या कर दिया कि हर आर्टिकल के बाद एक ऐसा क्लॉज लगा दिया जिससे कि स्टेट उन राइट्स को ले सकता है। और वो जो कुछ ग्राउंड्स हैं वो देखो कितने सारे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड्स आर sovereignty or territorial integrity of India, security of India for maintenance of friendly relation with foreign states, for maintenance of public order, morality, decency, in case of a contempt of court, defamation, incitement to an offence, in interest of SC and ST। यहाँ पे हम देखेंगे 15 आर्टिकल 15 और 16 में बहुत अच्छे से बात की गई है इसकी। फॉर प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग ऑफ बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन, फॉर प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर वीकेंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो दीज ऑल आर द ग्राउंड्स इन विच स्टेट कैन पुट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, तो यहाँ पे भी बहुत तरीके से मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ, बट मैं आपको उलझन में नहीं डालूंगा। आई एम सिंपली गोइंग विद द ब्रीफ ऑफ दिस, ठीक है। ओनली ब्रीफ में बात करेंगे हम इस चीज़ की। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो दो तरीके से कर रखा है, सिटीजन्स एंड एलियंस। एलियंस मतलब नॉन सिटीजन, जो कि हमारे सिटीजन्स नहीं है। सिटीजन्स को हमने कौन से आज राइट्स दे रखे हैं, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, यू कैन 15, 16, 19, 29 एंड 30। एलियंस को बाकी सारे, ऑल अदर देन दोज गिवन टू सिटीजन्स ओनली, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि आप लिख सको। आई होप यू आर आप कॉपी किताब लेके बैठे हो, ठीक है। ये चीज़ मैं मिटा दूंगा अभी तुरंत, क्योंकि मुझे दूसरे का भी क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, अगेन एनफोर्सेबिलिटी में अगर हम बात करें तो एक हैं जो कि क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, एक हैं जो कि क्या हैं, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं। बेसिकली मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। सेल्फ एग्जीक्यूटरी वो होते हैं जो कि अपने आप ही ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हो जाता है, जिनका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, जिनके लिए नो लॉ इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी लॉ निकालने की ज़रूरत नहीं है। और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी वो होते हैं जिनके लिए क्या चाहिए, लॉ इज़ रिक्वायर्ड बाय द पार्लियामेंट कोई लॉ एनेक्ट करेगा, उसके बाद ही क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो अनटचेबिलिटी का एग्जांपल, कि अगर कोई अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है तो क्या होगा भाई, उसकी सज़ा क्या है, तो वो इसके लिए होगा। हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कुछ हम बात करें फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके लिए क्या चाहिए, लॉ चाहिए बाय द पार्लियामेंट। क्लियर हो गई। और जितने भी नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं उसको हटा देंगे और उनको निकाल दो, तो बाकी सारे क्या हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, ठीक है। सही है ना। 100 में से अगर हमें बोला कि 40 रुपये खर्च हो गए तो बचे कितने, 60 ही बचेंगे ना, 40 तो खर्च हो गए। सेम कहानी है अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर 10 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ऑब्वियस है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ आई एम इरेजिंग ऑल दिस। आई नो कि UPSC और मतलब CDS और बेसिकली CDS के लिए थोड़ा ऊपर होगा, CAPF के लिए मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कभी भी, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली गिवन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, तो प्लीज़
बी अवेयर अबाउट दिस। अगर क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इज़ गिवन टू अस, नो, इट इज़ एन इन्वेंशन ऑफ, इन्वेंशन है बेसिकली टेकन फ्रॉम यूएसए, टेकन फ्रॉम यूएसए सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हम कह सकते हैं। एंड इट इज़ एक्सप्लिसिटली मैंशनड, एक्सप्लिसिटली समझते हो मतलब, सॉरी इम्प्लिसिटली, दो वर्ड होते हैं, आई एम कन्फ्यूज इन बिटवीन बोथ द वर्ड्स, इम्प्लिसिटली, ठीक है, इम्प्लिसिटली मैंशनड इन विच आर्टिकल, मैंशनड इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू में गिवन है सुप्रीम कोर्ट को कि भैया अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, कौन, पार्लियामेंट, बिकॉज अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉज, और अगर वो लॉ हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है तो दिस लॉ कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन यूज जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल दिस 13। एंड जो भी प्रोविज़न है, द प्रोविज़न विच आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट, इस जो प्रोविज़न है इसको हम क्या कर देंगे, नल एंड वाइड थ्रू जुडिशियल रिव्यू। इज़ दैट क्लियर? ये बस छोटी सी हमारी कहानी थी। अब इसको कॉम्प्लिकेट करना है तो आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हो बाय एनी मेथड, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आई डोंट थिंक सो कि आपको पूछा जाएगा कहीं भी, बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना कि ये रूल ऑफ लॉ को बनाती है, मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, प्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, विच आर कुछ भी कह लो, विच इज़ लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, विच आर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दैट थिंग कि आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लो, तो ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यू कैन देखो आर्टिकल 13 में गिवन है, इम्प्लिसिटली गिवन, एक्सप्लिसिटली नहीं है, ठीक है, बट इम्प्लिसिटली है, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। जुडिशियल रिव्यू इज अप्लाइड बाय द कोर्ट्स बाय फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल फॉलो होते हैं जुडिशियल रिव्यू को अप्लाई करने के। अगेन दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस ऑफ CDS एंड ऑल, बट आई विल डेफिनेटली कवर समथिंग एक्स्ट्रा टू बी वेरी प्रिसाइज, समथिंग एक्स्ट्रा इज़ टू बी कवर टू, है ना, बाय मी, जो कि आप देखो सीधी सी बात है। और सॉरी यार मेरी फ़ोटो नहीं आ रही है अभी, फ़ोटो के लिए टाइम लगता है, एडिटिंग लगती है, ठीक है, और हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लगती हैं। और अभी मैं बात करूं सीधी सी तो उतना है नहीं, चैनल ग्रो करा नहीं उतना जितना मैंने सोचा था, तो दैट इज़ वाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं जब तक ठीक ठाक नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि अभी मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग कि कुछ ना जाए उससे अच्छा कुछ जाए, ठीक है। नाउ इफ़ अ लॉ कैपेबल ऑफ 2 इंटरप्रिटेशन, होता क्या है 3 प्रिंसिपल में कि अगर 2 इंटरप्रिटेशन हो रही हैं किसी भी लॉ की, फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ है जिसकी 2 इंटरप्रिटेशंस हैं, एक जो है वो क्या है इंट्रा वायर्स करती है और सेकंड जो है उसको अल्ट्रा वायर्स करती है, जुडिशरी विल रिजेक्ट द सेकंड इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। सेकंड इंटरप्रिटेशन बेसिकली, फर्स्ट जो है इंट्रा वायर्स मतलब कि वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ कर रहा है, और एक है अल्ट्रा वायर्स मतलब उसको क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है दूसरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, इस इंटरप्रिटेशन को क्या कर देगा, नल एंड वाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है टू इंटरप्रेट द लॉ, मेन फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ। 2 तरीके की इंटरप्रिटेशन होती हैं सब एक लॉ की, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती हैं। तो जो इंट्रा वायर्स करती हैं, इंट्रा वायर्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउ करता है उस इंटरप्रिटेशन को, तो वो तो क्या है वैलिड है, बट जो कि अल्ट्रा वायर्स है वो क्या है, नल एंड वाइड है। तो दिस इज़ गिवन बाय जुडिशियल रिव्यू। However, if a law is capable of only one interpretation which ultra vires the constitution, और अगर लॉ की सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन है जो कि अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स समझते हो ना मैंने क्या बोला, जो कि वायलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस जुडिशरी शैल नॉट अप्लाई सो मोटो, मतलब जुडिशरी खुद ही किसी भी लॉ को लेके नहीं बैठ सकते कि चलो आओ सहेलियों इसको हम ज़रा नल एंड वाइड करें, किसी ना किसी को उस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ऐसा है, ठीक है। सो दैट इज़ द 3 प्रिंसिपल्स विच आर अंडर दिस। ओके नाउ कौन सा कलर यूज़ नहीं किया अभी तक, डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, चलो। ओ तेरी तो बहुत सारे वो हैं भाई, चलो ये देखते हैं, ठीक है। अरे एक सेकेंड यार, ठीक है अब ठीक है,
मैंने बोला था ना कलर चेंज करता रहूँगा ताकि बोरियत ना हो। फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। अमेंडेबल मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं। डज फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ देयर फॉर अस। तो अगेन वेरी लॉन्ग स्टोरी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड लेजिस्लेचर। लड़ाई हुई थी, लड़ाई कह सकते हो आप, कुछ कह सकते हो, कन्फ्लिक्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट, पहले मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट पहले बच्चा इन द सेंस ग्रो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दी है स्टार्टिंग में। नैरो मतलब कि इन्होंने अपनी फुल पावर को रियलाइज़ नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में, बट देन व्हेन दे रियलाइज देयर होल पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तब उन्होंने बोला हम नहीं सुनेंगे किसी की, अब तो हम अपनी ही करेंगे जो हमें करनी है, ठीक है। दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नाउ Constitutional Amendment Act can be issued in either house with the special majority. With the Constitution can be amended till now. There are 105, but now there is 106. The 106th is Women Reservation Bill. Okay. ठीक है, तो 106 हो गई है। आप प्लीज़, अब नया अपडेट आया तो प्लीज़ चेक कर लेना, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, ठीक है। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट होगा, डैड नहीं होगा, दैट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, देन द लॉ मेड विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को लेता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा बेसिकली। इमीडिएटली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू फोर्स, द लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मेनी स्टेट्स, लैंड रिफॉर्म एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम बेसिकली। This action challenged by Supreme Court in the case named Kameshwar Prasad versus State of Bihar 1951. The Land Reform Act violates Article 14, 1921, that is right to equality, right to property of zamindar. Therefore, this law was held on unconstitutional एंड वाइड बेसिकली, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके बाद की कहानी बताता हूँ मैं आपको। पहले तो ये हमने जो लैंड रिफॉर्म्स थे इनको नल एंड वाइड कर दिया, बट उसके बाद क्या हुआ, जो पार्लियामेंट था इन्होंने क्या लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया बेसिकली, फर्स्ट नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया। नाइन्थ शेड्यूल की कहानी बहुत बड़ी है, कभी आराम से पढ़ेंगे। नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, और नाइन्थ शेड्यूल इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब इस नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चीज़ होगी इसको आप जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हो, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। आप जुडिशियली रिव्यू से नहीं कर सकते हो, तो ये उन्होंने बताया, ठीक है। अब होगा क्या, नाइन्थ शेड्यूल आप नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से लैंड रिफॉर्म्स आए और उसको नाइन्थ शेड्यूल में रख दिया, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एंड देन राइट टू प्रॉपर्टी, हम सबको पता है क्या हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी के साथ। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज देन मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, दिस वाज, मैं ऐसे ही बता दूंगा बिना पढ़े भी, आप सबको पता होना चाहिए। तो मोस्ट पॉपुलर केस हम बात करें, केशवानंद भारती केस, इसमें इसको इन्वेंट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1973। तो केशवानंद भारती केस में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इन्वेंट किया था, बेसिकली इन्वेंशन ऑफ इंडियन सिस्टम, इंडियन जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर। बट एक कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर, neither by the Supreme Court, neither by the Constitution, neither by any authority in this whole planet, ठीक है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज़ एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट, मैं कह सकता हूँ इवॉल्व हो रहा है अभी तक, ठीक है। अभी तक ही इवॉल्व हो रहा है, होता ही जा रहा है। कुछ भी चीज़ आती है तो जो भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बेसिक है तो वो उसको इंक्लूड कर देते हैं इस लिस्ट में, तो इसकी वजह से जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कल को कोई लॉ आता है, मान लो कि आज कितनी तारीख है, टुडे इज़ 13th, मे बी 14th को वीडियो डले, जो भी है 13th 14th जो भी है, मान लो 15th जनवरी है, 15th जनवरी इस तारीख को कोई एक लॉ आता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड, और कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या करेंगे, इस लॉ में कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है तो बोल देंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए लॉ क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नाउ, कि वो किसी भी लॉ को उठा के डाल सकते हैं कहाँ पे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड में, थ्रू दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड टू पुट अ लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे एक लिमिटेशन लगाने के लिए इसको मतलब बेसिकली इन्वेंट किया गया था, ठीक है।
तो नाउ अब इसके बाद क्या हो गया था, पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग। इसके बाद एक चीज़ हो गई थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट कैन नॉट टच अपॉन द बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली ऐसा है कि कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ ये आप पढ़ सकते हो खुद से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। नाउ अब बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। अब उसी में देख लो कितना टाइम लग गया। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है इटसेल्फ, तो थोड़ा वेट करो। मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि मुझे खुद से कुछ बताना है यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी बिकॉज माई शेड्यूल इज़ वेरी बिजी नाउ। तो इस तरीके से करते रहेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, इतना ही है। जितनी भी वीडियो हुई होगी, आई डोंट नो कितने मिनट की होगी, देख ली हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। PDF मिल जाएगा आपको, मैंने पहले ही बोल दिया, इस पूरी क्लास का, विच इज़ ऑन टेलीग्राम कर देना मेरे को। गाइडेड पाथ पे पड़ी हुई है ऑलरेडी PDF इसकी, और भी PDF धीरे धीरे अपलोड होंगी जैसे जैसे थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे करना है ऑपरेट चैनल को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल एंड बाय बाय। दिस इज़ दिल फॉर यू, दिस पुच्ची इज़ फॉर यू। कैसे मिलती है यार, अरे ये क्या बना दिया, जो भी है यार समझ लेना तुम, दिस किस फॉर यू, ठीक है। बना के जाएंगे हम।